नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में यहाँ पे जो सीयूटी का एग्ज़ाम इस बार होने वाला है, ठीक है, उसका जो जीके जीएस का क्वेश्चंस है 75 जो है क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 50 करने होते हैं। 50 क्वेश्चंस में हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से प्रश्न जो है वो आते हैं। मैंने कहा था आपसे पहले भी कि फोकस आपको करना है मेनली करंट अफेयर्स पे, ठीक है। बाकी जीके जीएस जो है मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, जो मॉडल हिस्ट्री है, ठीक। बाकी मैं जो पेपर का ओवरव्यू दूंगा इसमें प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर भी शामिल किए गए हैं, तो इससे एक आपको जनरल आइडिया लग जाएगा। इसके साथ ही मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि अगली आने वाली कक्षाओं में हम यहाँ पे बीएससी के जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के भी सब्जेक्ट को, यानी जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आप लोगों में से कितने लोग बीएससी कर रहे हैं, आपका कोर्स जो है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप पिन करिएगा, जिसके माध्यम से मुझे पता चल पाएगा कि हाँ कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। उसी की रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन है हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और पहला प्रश्न हमारा जो होगा वो इस तरीके से होगा। पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा नोबेल पुरस्कार विजेता था। नोबेल पुरस्कार विजेता से पूछा गया है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में हम जानेंगे। कौन विजेता था उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो सीवी रमन, सबको पता होगा कि सीवी रमन जो थे वो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता थे, दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता। आइए बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो तमिलनाडु राज्य से सीवी रमन ने भौतिकी क्षेत्र में अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। वहीं साथ ही में बात किया जाए तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार का नाम जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है, जो एक स्वीडिश व्यापारी और परोपकारी व्यक्ति थे। किनके नाम पर रखा गया है नोबेल पुरस्कार का नाम? अल्फ्रेड नोबेल। दूसरी बात कि नोबेल पुरस्कार की पहली बार वर्ष 1901 में दिया गया था, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यह तिथि के लिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया गया था। पहली बात कि नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है, तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। ये पहली बार 1901 में दिया गया था, और जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो कि बहुत जाना जरूरी थे। पहले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको ध्यान रखना है। भारत में अगर नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरे थे सीवी रमन, ठीक है, और तीसरे हरगोविंद खुराना। ये तीनों आपको याद रखने हैं। पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरे सीवी रमन, इनको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यह भी आपको याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले एशियाई थे, यानी एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे चीज़ें हम यहाँ पे स्किप करेंगे क्योंकि हमारी जानकारी के लिए इतने इम्पोर्टेंट थी। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक है। मॉकिंग बर्ड के लेखक है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया था, ये इस बार न्यूज में भी रहा था। तो हॉर्पर ली इसके लेखक है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और यहाँ पे बात किया जाए, ये इनकी पुस्तक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और अगला प्रश्न हमारा जो होगा, अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो सर्वोच्च पुरस्कार पूछा गया है वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार पूछा गया है, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वीरता पुरस्कार की यहाँ पे हम बात करें तो परम वीर चक्र जो होता है वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं इससे बात संबंधित अगर यहाँ पे देखा जाए, तो अगर यहाँ पे सौर चक्र, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र, ये वीरता में तीन चक्र जो है इंपॉर्टेंट चक्र हैं। और सौर चक्र क्यों दिया जाता है कि सीधे दुश्मन से लड़ने में भाग नहीं लेता है। एक भारतीय सैन्य पदक है जो सीधे दुश्मन से लड़ने में भाग नहीं लेता है, साहस, साहसी कार्रवाई और आत्म बलिदान के लिए सम्मानित किया जाता है, ठीक। इसको भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं अगला हमारा प्रश्न बात किया जाए, ऑप्शन नंबर चौथा नंबर हमारा क्या है कि चटगांव दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित बड़ा बंदरगाह शहर है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। चटगांव जो है वो दक्षिण पूर्वी पे आपका लोकेशन भी बता दिया गया है, तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में स्थित चटगांव है बंदरगाह। यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि बांग्लादेश के रामगढ़ के साथ भारत के सबरूप को जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा फैनी पुल इस वर्ष दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। ये इस बार रहा है करंट में, तो पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है। वहीं अगला हमारा प्रश्न है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्मारक का उद्घाटन किया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्मारक का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? रामेश्वरम में। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डेविस कप ये कई बार पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो 6 का हमारा डेविस हमने पढ़ा भी था पिछली कक्षा में भी, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और यहाँ पे बात किया जाए तो कप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बास्केटबॉल से अगर हम यहाँ पे बात करें तो बास्केटबॉल से जो है वो आप यहाँ पे विलियम्स कप याद रख सकते हैं। क्रिकेट जो है यहाँ पे आप याद करना चाहें तो रिलायंस कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। बैडमिंटन थॉमस कप। फुटबॉल से अगर यहाँ पे बात करें तो डूरंड कप किस में दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है। वॉलीबॉल यहाँ पे बात किया जाए, वॉलीबॉल फेडरेशन कप जो है वॉलीबॉल में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब कप दिए ही जाते हैं जो पूछे गए हैं। और मैं बात करूं कि लॉन टेनिस में किस में दिया जाता है, तो फ्रेंच ओपन कप जो है वो लॉन टेनिस में दिया जाता है। टेबल टेनिस में बात किया जाए तो इसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लॉन टेनिस में जो है यूएस, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया और डेविस, ये 4 कप दिए जाते हैं लॉन टेनिस में। वहीं गोल्फ में राइडर कप दिया जाता है, वॉलीबॉल में फेडरेशन कप दिया जाता है, फुटबॉल में डूरंड कप, बैडमिंटन में थॉमस कप, बास्केटबॉल में जो है विलियम्स कप, और क्रिकेट में अगर बात किया जाए तो रॉमथैन रिलायंस कप यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, जो कि पूछा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं अगला हम यहाँ पे प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 7वां नंबर क्या है? 7वां नंबर हमारा है कि भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? और भारतीय सेना का वर्तमान प्रमुख आपसे पूछा गया है, वर्तमान में आपसे पूछा गया है, तो मनोज पांडे ये वर्तमान में प्रमुख है। ठीक है, जो कि चलिए ठीक है, इससे संबंधित अगर यहाँ पे बात किया जाए, क्योंकि इस बार ये करंट में रहा है तो ये इसलिए आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट है। अगला है कि मई 2022 में किस देश की क्रिकेट टीम विश्व की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम बन गई है? ये आपसे पूछा गया है। तो 2022 के हिसाब से, मई 2022 में एक रिपोर्ट निकाली गई थी, उसके हिसाब से T20 की सबसे नंबर 1 रैंकिंग वाली कौन सी टीम बन गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है भारत की। भारत की टीम जो है वो नंबर 1 रैंकिंग में बन गई है। ठीक, अगला हमारा है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे नेटवर्क है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट से जो है इस बार जो है करंट में रहे हैं, तो इसमें पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है। हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 जो है हमारा टेस्ट होगा। 60 से 70 टेस्ट में हम सारे करंट को कवर तो करेंगे ही, साथ ही साथ में जो प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट है उनको भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे। बात करें निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे स्टेशन है, रेलवे नेटवर्क है? ठीक है, तो रेलवे आपने पता होगा कि रेलवे नेटवर्क कौन सा है, तो मुंबई उपनगरीय रेलवे, सबसे ज़्यादा लोग यहीं रहते हैं। ठीक है, बिजनेस माइंडसेट वाले। मुंबई उपनगरीय रेलवे आपको याद रखना है, एक सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे के अंतर्गत आता है जोन में। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? एलिफेंटा की गुफाएं आपसे पूछा गया है कि किस देवता को समर्पित है, तो शिव। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। विश्व की यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर में भी शामिल किया गया है इसको। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में भी शामिल किया गया एलिफेंटा गुफाओं को। ये हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। बम्बई के समीप ओमान के समुद्र में एक द्वीप पर स्थित सिटी ऑफ केव्स में ये स्थित है। बम्बई में आपको याद रखना है, मुंबई आपको याद रखना है। ठीक, चलिए ठीक, ये इंपॉर्टेंट था जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। अगला प्रश्न हम यहाँ पे बात करें, अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर कि चित्रकला माई मदर किसने बनाई थी? तो चित्रकला माई मदर किसने बनाई थी? ये माई मदर किसके द्वारा बनाई गई थी ये चित्रकला? तो अविंद्र अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये बनाया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पेंटिंग माई मदर को अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1912 में बनाया था। यह एक लघु चित्रकला है, इसके बारे में बस इतना ही जानिएगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ पे बात किया जाए कि कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण है, तो राजमोहन के पत्नी आनंदमठ, जो कि बार बार पूछा गया है, आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यहाँ पे याद रख के चलना है। वहीं बात किया जाए
कि यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो महत्वपूर्ण इनका रचनाएं हैं वो आपको आनंद मठ याद रख लेना है, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। वहीं 12th नंबर आपसे पूछा गया है कि धर्मचक्र निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है। धर्मचक्र निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रतीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो 12 नंबर की बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित है धर्मचक्र। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें ही अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति, साथ ही साथ में सम्यक समाधि। ठीक, अगला यहाँ पे बात किया जाए 13 नंबर निम्नलिखित विकल्पों में उस शहर का चयन करें जहां कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो प्रयागराज में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, जो दिए गए ऑप्शन है। ठीक है, हर्षवर्धन राजा ने इलाहाबाद में कुंभ मेले का संगठन की शुरुआत की थी। इसको ध्यान रखिएगा, 12 साल में इलाहाबाद में भारत में आयोजित होता है, प्रत्येक 12 साल में एक बार। ठीक, महाकुंभ, महाकुंभ, इसको ध्यान रखना है। अगला हमारा है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट जो है वो अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला भारत का पहला उपग्रह है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये 1975 को लॉन्च किया गया था, इसको भी ध्यान रखना है। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, बस इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगला हमारा है 15 नंबर, हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन का के नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन ये कई बार पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट भी है। समुद्रगुप्त को आपने पढ़ा भी होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वही बात किया जाए, अगला प्रश्न हमारा है कांग्रेस के निम्नलिखित में किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की नारा उठाया गया था, या ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी या नारा उठाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आई थिंक ये 1929 था। ठीक, ये 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा जो है किया गया था। ठीक, पूर्ण स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, और 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी, इसीलिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और बात किया जाए 1930 की घोषणा को मनाने के लिए भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया, और प्रत्येक साल उसी तरीके से ये मनाया जाता है। वहीं अगला प्रश्न की बात करें तो 17 नंबर हमारा है। 17 नंबर क्या है हमारा, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो मुगल सम्राट थे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से संबोधित किया जाता है। 18 नंबर हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह आपसे पूछा गया है, कौन सा इसमें पार्थिव ग्रह है, तो शुक्र जो है वो पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आता है। अगर हम इसकी इंग्लिश देखें तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। चलिए ठीक है, अगला हम यहाँ पे बात करें तो 19 नंबर हमारा है, 19 नंबर, कि किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है। किस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो दक्कन के पठार को अधिकांश भाग को आच्छादित करती है, ये आपसे पूछा गया है। काली मिट्टी जो होती है वो दक्कन के पठार में अधिकांश भाग को, दक्कन के भाग, जो दक्कन का पठार है उसमें अधिकांश भाग में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी। बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी की सतही जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है, यानी जो जल होता है, जो नदी परिवहन होता है उसके द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। और ये ज़्यादातर भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में फैले हुए हैं, जो जलोढ़ मिट्टी होती है। लाल मिट्टी की बात किया जाए तो लाल मिट्टी वह मिट्टी है जो गर्म तापमान और नम जलवायु में विकसित होती है। वे ज़्यादातर तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में फैले हुए हैं। ठीक, इसको इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य में खंभात की खाड़ी स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि खंभात की खाड़ी जो है वो गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसे काम्बे की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आईसीएमआर, फुल फॉर्म जो है हर बार जो है पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो आईसीएमआर, इसरो का आप याद रख लीजिएगा, नाटो का याद रख लीजिएगा, आईसीएमआर का याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यूएन के कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण संगठन है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आईसीएमआर का पूर्ण रूप से आपसे पूछा गया, यानी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होती है। तो दार्द जो होता है आपको पता ही होगा,
फफूंद के कारण होता है दांत की बीमारी। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, यानी दूध को किस मापक यंत्र के द्वारा मापा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लैक्टोमीटर आपने पता भी होगा, ठीक है, लैक्टोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। देखिए बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना है आपको, बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब आपको मापने के लिए किया जाता है। और हाइड्रोमीटर अगर बात किया जाए, और एक उपकरण जिसका उपयोग उछाल की अवधारणा तरल पदार्थों के सापेक्ष घनत्व, यानी घनत्व जो तरल पदार्थ होता है उसका घनत्व मापने के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर का प्रयोग हम यहाँ पे दबाव मापने के लिए करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे आपको याद रखना है। बात किया जाए कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है मीटर हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर के माध्यम से विद्युत धाराओं की माप हम करते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, मैनोमीटर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टोनोमीटर ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धाराओं की माप, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट थे, ये दोनों आपको याद रख लेना है। वहीं बात करें, अगला नंबर हमारा है 24 नंबर, यानी 24 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एंटाइसिड में सक्रिय संगठक है, यानी एंटाइसिड अगर इंग्लिश में हम उसको यहाँ पे देखें, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एक्टिव इंटीग्रेटेड इंग्रेडिएंट इन एंटीसाइड्स, ठीक है, एंटीसाइड का सबसे इंग्रेडिएंट जो है सक्रिय संगठक कौन सा है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट NaCO3, NaHCO3 माफ कीजिएगा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट भी हम इसे कहते हैं। इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो बेकिंग सोडा का आपको पूछ लेगा कि बेकिंग सोडा का जो है आप बताइए यहाँ पे रासायनिक सूत्र, तो NaHCO3 होता है, इसको ध्यान रखना है। सोडियम क्लोराइड जो एक साधारण नमक है, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड ये कास्टिक सोडा है, और सोडियम कार्बोनेट एक धावन सोडा है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे कई बार पूछ लेता है कि धावन सोडा का सूत्र बताइए, तो सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्राइड इस तरीके से देगा। तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट NaCO3, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक NaCl जिसे हम कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिप्सम ने क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम से बनता है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम एक नरम सल्फेट खनिज हो, जो रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक। और बाकी जो है इसको देख सकते हैं, जिप्सम का यह है CaSO4.2H2O, संगमरमर है CO कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बॉक्साइट का अगर पूछा जाए तो Al2H2O4 और सिलिका SiO2। इंपॉर्टेंट इसमें NaCl है और जिप्सम है, तो याद रख सकते हैं। कई बार फिटकरी का भी पूछ लेता है, तो उसको भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। आइए देख लेते हैं 26 नंबर हमारा, 26 नंबर हमारा क्या पूछा गया, चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सभी सालसा जैज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी देख सकता है, मान लीजिए यहाँ पे सालसा, यहाँ पे सालसा हमने लिख लिया, सभी सालसा जो है सभी सालसा जैज हैं, यानी सालसा जो होगा वो जैज के अंदर आएगा। कोई जैज कथक नहीं है, तो कोई जैज कथक नहीं है, तो कथक यहाँ पे हम अलग बना लेंगे, कथक यहाँ पे अलग बनाएंगे। अब यहाँ पे इनका कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। कुछ जैज खालसा है, कुछ जैज खालसा है, कुछ जैज सालसा हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे सभी सालसा जैज हैं, तो सभी जाल मान लीजिए यहाँ पे ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो सभी ए बी हैं, तो कुछ बी ए भी होंगे, ये बात सही है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सभी ए बी हैं तो कुछ बी ए होंगे, तो पहला क्वेश्चन तो सही है। कोई सालसा, कोई सालसा यहाँ पे, कोई सालसा कथक नहीं है, तो कथक का इसका सही बात है, तो इसका कोई यहाँ पे अगर कुछ भी दिया होता तब भी हम यहाँ पे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको अलग कर दिया है, तो दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कथन जो है निष्कर्ष दिए गए सही हैं, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 27 नंबर हमारा है, 27 नंबर है कि एक शहर की आबादी, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक शहर की आबादी 60% पुरुष रहते हैं, शहर की कुल जनसंख्या बताया गया है 76,000 है, तो महिलाओं की आबादी आपसे पूछी गई है। अब देखिए यहाँ पे अगर 76,000 टोटल है, तो ये 76,000 क्या है, ये 76,000 हमारे जो है ये 100% का मान है, यानी 100%। मान लीजिए एक गांव में जो है 100% इंसान रहते हैं, 100% में महिलाएं भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है। 100% का अगर हम यहाँ पे 60% निकालेंगे तो पुरुष आ जाएंगे, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, महिलाओं की संख्या। तो अगर 60% पुरुष हैं तो 40% महिलाएं होंगी, तो 40 का हमको निकालना है, 40 का हमको निकालना है, तो 0 से 0 से 0 से 0 0, 4 शून्य शून्य, 4 छंग 24,
और 4 से 28, 28 2 30, यानी 3040 महिलाएं होंगी। 30,400, माफ कीजिएगा, 30,400 महिलाएं होंगी। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं अगला हम यहाँ पे बात किया जाए, अगला क्या है, देखिए अगला हमारा पूछा गया कि आलोक एक कक्षा में ऊपर से, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ऐसे इस तरीके से बनाइएगा, ऊपर से, ये ऊपर से 19वें स्थान पे है, यहाँ पे ऊपर से 19वें स्थान पे है, और नीचे से 38वें स्थान पे है, 38वें स्थान, यानी आलोक मान लीजिए यहाँ पे कहीं बैठा है, ऊपर से 19वें स्थान पे, नीचे से, अब देखिए नीचे से कुल कितने लोग हैं, 38 लोग हैं, ऊपर से 19 लोग हैं। अब कक्षा में कितने छात्र आपसे पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़कर आपस में -1 कर देना है, यानी 38 + 19 - 1, तो 9 8 17 और 3 1 4 1 5, ठीक, 57 - 1 यानी 56। 56 यहाँ पे ऑप्शन में किस में है, तो 56 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हमारा इसी तरीके से पूछा गया है 29 नंबर, कि रमेश एक परीक्षा में अपनी कक्षा में ऊपर से यहाँ पे पूछा गया है कि 16वें स्थान पे है, चलिए ठीक है 16वें स्थान पे है, और नीचे से 21वें स्थान पे, 21वें स्थान। तो 21 छात्र यदि उत्तीर्ण हुए हैं तो उसमें कितने छात्र जो है ना उत्तीर्ण हुए होंगे, यानी 21 छात्र आपसे बताया गया है कि पास हुए हैं। अब कितने ऐसे छात्र होंगे जो फेल हुए होंगे, चलिए ठीक है, हमने बताया था कि पहले अगर इस तरीके से दे देता है तो अगर हम टोटल संख्या निकालें तो टोटल संख्या हो जाएगी 21 + 16 - 1, 6 1 7 2 1 3 -1, यानी 36 टोटल जो है छात्र होंगे। अब इस टोटल छात्र में से बताया गया है 21 जो है वो तो पास है, 21 अगर पास है तो फेलों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसमें से घटा देंगे, तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा 15, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें, 29 नंबर हमारा हो गया, 30 नंबर हम यहाँ पे देखते हैं। 30 नंबर में क्या पूछा गया है, इस तरीके से संख्याएं दे दी गई है। अब देखिए इस तरीके से अगर आप सॉल्यूशन क्या होता है कि जब तरीके से जो कोडिंग दिया जाता है, अगर आपने इससे पहले सॉल्व किया है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होगा। रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो आप उस तरीके से समझ सकते हैं। पूरे के पूरे लड़के यहाँ पे लेके आते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अब यहाँ पे देखिए गुणा तो नहीं किया गया होगा, या तो यहाँ पे गुणा करके जोड़ा गया होगा, या तो यहाँ पे कुछ जोड़ा गया होगा। यहाँ पे हम देखिए 0 + 1 फिर 1 फिर यहाँ पे 2 4 होता है, यानी यहाँ पे एक संख्या तो जोड़ी नहीं गई है। यहाँ पे कुछ तो किया गया है, स्क्वायर समथिंग करके जोड़ा गया है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम 0 का स्क्वायर करें प्लस 1 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दें तो 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दे तो 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 का अब इस तरीके से 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दे तो 5 25 1 26 आ जाएगा। अब 26 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दें, अब यहाँ पे 26 का स्क्वायर होता है, ये ठीक है, 30 पूरे 26 36 676। ठीक है, तो इसमें हम 676 में से प्लस 1 जोड़ देंगे, 676 हमारा हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 677 आ जाएगा। ठीक है, यानी संख्या का स्क्वायर किया गया है प्लस उसमें 1 जोड़ा गया है। इसी तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है। अब यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का भी एक क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है, तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब मैं विस्तार पूर्वक नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको समझ लेना है। एक वृत्ताकार पहले आपको बता देना है, वृत्ताकार में ये बना लिया मैंने। अब इसमें बताया गया है एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। सी डी के बाएं की तरफ बैठा है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सी है और डी जो है बाएं की तरफ बैठा है, डी बायां इस तरीके से हो जाएगा। मान लीजिए इस तरीके से आपने बैठे हैं और आपका बायां जो है सी डी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो दूसरे स्थान पे बैठा है। अब देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है, जिसमें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ए डी के निकटतम बैठा है, ए जो है यहाँ पे बताया गया है कि डी के निकटतम बैठा है, तो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, तो यहाँ पे बैठा दिया मैंने। एफ ए के बाएं बैठा है, एफ ए के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, एफ जो है ए के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 यहाँ पे एक दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा यहाँ पे एफ हो जाएगा। ठीक, बैठा है बी ई के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है,
अब बी ई के, हमें आपसे पूछा गया है कि बी जो है ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लीजिए ये बी हो गया, बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे कौन बैठा होगा, ई बैठा होगा। देखिए मैंने इंटरेक्शन एक्चुअली यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। ये यहाँ पे बैठ सकता था, यहाँ पे बैठ सकता था, लेकिन यहाँ पे ए बैठा था, तो बाएं यहाँ पे ये ही होगा। लेकिन यहाँ पे ए जो है, अब यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले से देख रखे थे, तो मुझे चीज़ें जो है पता थी। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन करने का तरीका क्या होगा आपके, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि आप वृत्त बनाइएगा, सी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सी बना लीजिएगा, बाएं से दूसरे स्थान पर, एक स्थान छोड़ करके डी स्थान पर, इस तरीके से। फिर दूसरी कंडीशन है ए डी के निकटतम पड़ोसी है, तब यहाँ भी बैठ सकता है ए और यहाँ भी बैठ सकता है ए, ठीक है। तो 2 कंडीशन आपको रखनी है। फिर एफ ए के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, अब एफ जो है ए के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, अब यहाँ पे बैठ सकता है या तो यहाँ पे बैठ सकता है, तो दोनों कंडीशन अभी हम रखेंगे, यहाँ वाला ई वाला। अब बी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अब जब ये वर्ड बोल देता है बी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हमारा क्लियर हो जाता है, ए जो हमारा सी की इधर बैठेगा और हमारा जो एफ होगा इधर बैठेगा और ई हमारा इधर बैठेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि अभी देखिए, हो सकता है कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हुई, थोड़ा सा वीडियो को स्लो कीजिएगा, थोड़ा समझिएगा, अपने हिसाब से सॉल्व कीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। सी के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो सी के निकटतम दाएं आपसे पूछा गया है। सी निकटतम दाएं क्या उनसे पूछा है, ए बैठा है, ठीक। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि मार्क को ओ डी वी पी लिखा गया है, फ्रॉग को एच यू एस एल लिखा गया है, तो क्यू को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एम एन ओ +2 लिखा गया, ठीक है। ए बी सी डी, बी सी डी +3, चलिए ठीक। आर आर एस टी यू वी, STUV +4, और यहाँ अच्छा +5, ठीक है। तो यानी +2 +3 +4 +5 यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो CREW आपसे पूछा गया है, E5 है, ठीक है। अब इसी तरीके से 3 है, 3 से क्या हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे E हो जाएगा, ठीक। R से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 जोड़ेंगे तो U हो जाएगा, RSTU। E से यहाँ पे क्या हो जाएगा, EFGHI, यानी 4 यहाँ पे जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, और यहाँ पे लास्ट में जो है 5 जोड़ेंगे, W से WXYZAB, ठीक। तो हमारा EUIB हो जाएगा, EUIB हमारा ऑप्शन बी में है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा, EUIB। अगला यहाँ पे बात किया जाए, चलिए ठीक, अगला यहाँ पे डायरेक्शन का दिया गया है, डायरेक्शन का पूछा गया है। यहाँ रूपाली एक खास रास्ते से अपने घर से ऑफिस जाती है, चलिए ठीक है। प्रारंभ में वो उत्तर की ओर, ये हो गया हमारा उत्तर की तरफ, ये 17 किलोमीटर चलती है, ठीक। फिर वह पूर्व की दिशा में मुड़ जाती है और 15 किलोमीटर चलती है, ये पूर्व की तरफ मुड़ गई और हमारा हमारा जो है वो 15 किलोमीटर चली, और फिर यात्रा करती है और फिर वह दाएं मुड़ जाती है और 17 किलोमीटर चलती है, 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर चलती है, और फिर वह बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, 7 किलोमीटर ये चलती है। अब वह यात्रा करती है, अंत में वह अपने ऑफिस पहुंच जाती है, वह घर से दिशा में किस दूरी पर है, किस दूरी पर है, चलिए ठीक है। आपको 90 डिग्री पर रखना है। ये 15 किलोमीटर तो ये था, ठीक है, 15, और इसका घर यहीं पर था, तो 15 ये 7 ये 22, 22 किलोमीटर किस दिशा में, पूर्व की दिशा में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अगला हमारा है, देखिए 34 नंबर हमारा क्या है, 34 नंबर जो है आपका इस तरीके से कैलेंडर से पूछ लिया जाता है। कैलेंडर से यहाँ पे हम बात करें तो आपसे पूछा गया कि 16 अप्रैल 2021 को अमित का जन्मदिन था, और उस दिन क्या था, शनिवार था। अब 3 जून 2021 को उसकी पत्नी का जन्मदिन है, तो उस दिन को कौन सा दिन बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। 16 अप्रैल 2021 को शनिवार था, तो 3 जून 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें कुछ कुछ कंडीशन होते हैं। अगर कोई भी वर्ष मान लीजिए 2020 है, अगर ये जो है 4 से डिविजिबल है, तो उसमें 28 जो होगी वो 29 तारीख की, 29 दिन की होगी, ठीक है। और एक साल अगर हम मूव करते हैं, एक साधारण वर्ष यहाँ पे हम मूव करते हैं, तो हम यहाँ पे +1 कर देंगे, और 2 साल करते हैं तो +2 हो जाएगा। नॉर्मल मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर लीप वर्ष है यानी फरवरी 28 की होगी, तो उसमें जो है एक साल जो होगा लीप वर्ष में, अगर मैं बात करूँ लीप वर्ष में, तो यहाँ पे +2 कर देंगे। अभी हम उसको समझेंगे भी, ठीक है।
+2 कर देंगे। +2 क्या कर देंगे, मान लीजिए कि पूछा जाए कि 1 जून 2018 को 1 जून 2009 को जो है, हाँ 1 जून 2009 को जो है सोमवार था, तो 1 जून 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो हमने एक साल मूव किया, यहाँ पे कोई भी लीप वर्ष नहीं है। 1 जून 2000 अगर शनिवार था तो अगले दिन रविवार होगा 1 जून 2010 को, ठीक है। एक साल अगर मूव करेंगे इस तरीके से, अगर भाई लीप वर्ष होता तो +2 कर देते, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है कि 16 अप्रैल 2021 को और 3 जून से आपको टाइम पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो 16 अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, तो 16 अप्रैल आप यहाँ पे काउंट करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 30 दिन का होगा, ठीक है, ये महीना। अब यहाँ पे 16 4 20 यानी 14 दिन बचे हैं इसमें, किसमें, अप्रैल में। मई क्या होगी, मई 31 की होगी, फिर मई, अप्रैल मई जून, जून यहाँ पे 30 का होगा, लेकिन जून हमें कितना लेना है, सिर्फ 2 दिन का लेना है, सिर्फ 2 दिन का लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टोटल, देखिए 31 और 2, अब हम इसको हम जोड़ लेंगे, 4 2 6 1 7, 16 अप्रैल यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 यहाँ पे, चलिए ठीक है, 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, ये तो पूरी तरीके से हो जाएगा। 31 2 33, 7 कैसे चौक 28, 28 2, मई में जो है आपके बचे कितने हैं, 31 दिन बचे हैं, चलिए ठीक है। और आपके जो है अप्रैल में 14 दिन बचे हैं, ठीक है। और 3 जून आपसे पूछा गया है, +3 आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, तो 4 3 7 1 8 और 3 1 4, ये टोटल दिन आपके हो गए, ठीक है। अप्रैल में कितने दिन बचे थे, 14 दिन, ठीक। और मई में 31 दिन होते हैं, और 3 जून से आपसे पूछा गया, तो इनको आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 48 आता है, 48 को 7 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। जितनी भी संख्या आती है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड करने के बाद जितनी भी विषम संख्याएं आएंगी, अगर मान लीजिए यहाँ पे आता 14, डिवाइड करने के बाद 14, फिर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो अगले यहाँ पे आता 0, 7 एक 7, अगर 1 आता तो वो उसी दिन वही दिन पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा 6 आया है, तो हम यहाँ पे 6 करेंगे, शनिवार से 6 दिन आगे, तो शनिवार से 6 दिन आगे हम यहाँ पे करेंगे तो शुक्रवार आएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब शनिवार अगर 7 दिन होता तो वापस से शनिवार आ जाता, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला इस तरीके से पूछा गया है कि यहाँ पे संख्याएं दे दी गई है, उनके बीच में संबंध दिया गया है। अब संबंध को आपको यहाँ पे निरूपित करना है कि संबंध इनके बीच में क्या है। 35 नंबर हम यहाँ पे बात करें, देखिए पहली संख्या 64, नहीं 4 चौका 16 चौका 64, चलिए ठीक है, तो पहली संख्या का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया गया है, चलिए ठीक है, 4 का स्क्वायर कर दिया गया, प्लस 50 36 छक्का 216, यानी 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब किया गया है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, 50 36 छक्का 216, चलिए ठीक, और प्लस, तो दूसरा जो रिलेशन है वो 8 28 64 64 अट्ठे 512, यानी 8 का क्यूब कर दिया गया है, ठीक समझ में आ गया। अब देखिए एक 25 का, 50 25 पंजे 125, प्लस 5 2 7 सस्ते 49 49 सत्ते 343, और यहाँ पे 7 है, 7 से 49 सस्ते 49 49 सत्ते 343, चलिए ठीक सही बात है। और 9 9 81 81 9 729 728 दिया गया है, ठीक है। देखिए समझ में क्या आया कि 4 का स्क्वायर किया गया, फिर इसमें 2 संख्या बढ़ाकर 6, फिर 6 का क्यूब, यहाँ पे क्या है कि 6 का स्क्वायर किया गया, 2 संख्या बढ़ाकर 8 का क्यूब, फिर यहाँ पे 5 5 का स्क्वायर किया गया, फिर 2 संख्या बढ़ाकर 7 का क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 7 का स्क्वायर तो किया गया, लेकिन 7 2 प्लस 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 728, तो इस तरीके से हमारा इसमें गलत रिलेशन दर्शाया गया है। ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं। 36 नंबर यहाँ पे क्या है, 36 नंबर यहाँ पे बात किया जाए, देखिए आप यहाँ पे 86 अरे यार, चलिए देखिए यहाँ पे क्या गया है कि 86 दिया है, फिर 74 दिया है, फिर 62 दिया है, 62 दिया गया है, फिर 54 दिया गया है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 42 38। अब यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन आपको देखना है। 86 में से यहाँ पे कुछ संख्याएं घटती जा रही हैं, अचानक से आप देखिए यहाँ पे घटती जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर हम यहाँ पे घटाएंगे तो 4 2 6 और 1 12, यहाँ पे घटाएंगे तो 2 और 2,
2 और 1, ठीक है 12, इसमें भी 12 घटा है, इसमें हमारा 8 घटा है। अब देखिए कुछ समझ में आ रहा है हमारा रिलेशन क्या है कि 12 12, फिर यहाँ पे क्या घटा है ऑप्शन के हिसाब से। यहाँ पे आप देखें तो 8 वापस से अगर हम यहाँ पे घटाए, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 12 घटा है, तो 8 घटाएंगे तो 46 हमारा आ जाएगा, ठीक है 46। इसके बाद 46 में से वापस से, क्योंकि 12 12 4 घट जा रहा है, तो 4 घटते जाएगा, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 4 घटाएंगे, तो 46 में से 4 42, और 42 में से 4 38। चलिए ठीक, यहाँ पे हमारा क्या रिलेशन आया कि 12 घटाया गया, फिर 12 2 बार, फिर 8 घटाया गया 2 बार, फिर 4 2 बार घटाया गया, तो हमारा 46 स्थान पे, खाली स्थान पे आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो हमारा ऑप्शन जो होगा 46 सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा है कि 37 नंबर हमारा पूछा गया है, या भी सीटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछा लिया गया है, वही चीज़ें सेम चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसको बनाना फिगर, इसके बाद समझना। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, एक केंद्र की ओर उन्मुख है, वीणा साध्वी और पूजा निकट पड़ोसी स्थल है, मतलब पड़ोसी बैठे हैं, मतलब वीणा के बगल में साध्वी बैठी है, साध्वी के बगल में पूजा बैठी है। पूजा बैठने के बाद यहाँ पे पूछा गया कि अनिल और गुना गिरी के निकटतम पड़ोसी हैं। अनिल वीणा के निकटतम बाएं बैठी है, और वीणा के निकटतम दाएं कौन बैठा है। देखिए ये मैं टफ कहूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आप देखूं तो गिरी हो गया, गिरी हो गया, क्योंकि इसके मैंने ऑलरेडी देख रखा था, इसको मैंने देखा था, इसके बाद मैं डिस्कशन करा रहा हूँ, तो मेरे लिए इजी होगा, क्योंकि मैं जब देखूंगा इसके बाद में सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसमें इसमें जो है अदर क्वेश्चन तो जो है इजी थे। अगर इस तरीके से मान लीजिए एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आपको यहाँ पे छोड़ देना है, इसको लास्ट में करना है, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। गिरी पूछ लिया है, गिरी है, फिर अनिल है, फिर वीणा है, फिर पूजा है, फिर साध्वी है, फिर गुना है, ठीक है। इस तरीके से आप जब यहाँ पे रिलेशन दर्शाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, पूजा प्लस वीणा प्लस अनिल, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि वीणा के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो वीणा के निकटतम दाएं कौन बैठी है, वीणा यहाँ पे हमने देखा था, पूजा निकटतम दाएं बैठी है, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन हमारा जो होगा, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पूजा जो होगा सही हो जाएगा, पूजा हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम अपना देखेंगे, एक पेड़ में क्या होना चाहिए। पेड़ जो है इंपॉर्टेंट क्यों होता है, अगर पेड़ की जड़ ही नहीं है तो इसका मतलब ही क्या है, मतलब वो खत्म है पेड़, तो जड़ हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगला देख लेते हैं, 12 33 और 57 दिया गया है, और 10 28 और 48 दिया गया है, और 14 39 और पूछा गया है आगे रिलेशन क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं मेरे हिसाब से टफ होते हैं, क्योंकि अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो आपसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। अब इसमें रिलेशन क्या होगा, कई बार यहाँ पे संख्याओं को जोड़ करके आपस में वाली बीच वाली संख्या जो है आ जाती है, सबसे इजी होता है, या घटा कर या गुणा करके या भाग करके, ये तो इजी वाला हो गया। कई बार क्या होता है कि इसमें स्क्वायर करके वापस से माइनस कुछ किया जाता है, तो वो यहाँ पे हम यहाँ पे उसको टफ लेवल यहाँ पे शामिल करेंगे। तो 39 में हम यहाँ पे देखेंगे, 39 में क्या है कि 12 है, ठीक है। अब इसमें रिलेशन क्या है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आपको देखना है कि पहली और दूसरी संख्या में क्या करके, क्या जोड़ करके क्या घटाया गया है कि यहाँ पे 57 आ गया है। देखिए 12 प्लस 33 जोड़ेंगे 57, तो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 12 का स्क्वायर मान लीजिए, 12 गुणे 2 कर देंगे, प्लस 33 कर लेंगे, ठीक है। तो 12 दूना 24 प्लस 33, तो यहाँ पे 4 3 7, 4 3 7, और 3 2 5, यानी 57 आ गया। तो यहाँ पे क्या रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है कि पहली संख्या गुणे 2 प्लस दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या, इस तरीके से यहाँ पे रिलेशन आपका बन रहा है। चलिए ठीक है, अगर इस तरीके से रिलेशन हमारा बन रहा है, तो हमारा क्या है, हमारा अगला लास्ट में क्या है कि 14 दिया गया है, 14 है, 39 है, और आपसे पूछा गया है। देखिए 14 दूना 28 हो जाएगा, 28 प्लस 39 यहाँ पे हम जोड़ देंगे, 9 8 17, और 3 2 5 1 6, यानी 67 हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब 67 आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ये दिया गया, इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है। तो वापस से समझाएंगे क्यों स्किप किया मैंने। लास्ट में यहाँ पे देखते हैं कि एम के स्थान यहाँ पे देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो है क्रमांक जो है 13 है, ठीक है। एम को हमने देखा था कि एम ऐसे दिखता है, तो इसको हम अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। ए ई आई ओ यू हमने ये भी देखा था कि 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25, इस तरीके से हमने देखा था। बाकी हमने क्या देखा था, टी फॉर 20 होता है, यू फॉर अंडर 20 होता है, 21 होता है, टी फॉर 20 20 होता है, ठीक है।
इसके बाद एम फॉर वगैरह होता है 13 होता है, अगर हम इसको इस तरीके से मोड़ देंगे। बाकी हमने यहाँ पे डिस्कशन भी किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। अब देखिए होटल यहाँ पे पूछा गया है, डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे जोड़ दिया गया है संख्याओं को आपस में, आप सिंपल सा देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे होटल क्या होगा, एच क्या होता है, एच को अगर हम आपस में ऐसे मिला देते हैं क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। अब हमने ये भी देखा था इसका क्रमांक। ओ क्या होता है, ओ 15, ऑक्सीजन 15 लेवल, हमने ये भी देख रखा था, ठीक है। और टी फॉर 20 होता ही है। और ई जो हमारा वोवेल्स होते हैं तो 5 होता है। और वापस से एल फॉर 12 बज गए हैं, ठीक है। तो इसको मैंने अलग तरीके से याद किया था, 8, 15, 20, 5 और 12, एल फॉर 12, ठीक है, यानी 12 बज गए। लॉल हो गया आपका और 12 बज गए हैं, ठीक है। लॉल कब आपका होता है, जब आपके 12 बज जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए 41 नंबर हमारा, अगर इसको आपस में हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8, 5, 13, 13, 13, 5, 18, 18, 2, 20, 18, 2, 20 हो जाएगा हमारा। और 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 6, यानी 60 हमारा होगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन हमारा 20 जो होगा सही होगा। अगला हमारा है कि किसी कूट भाषा में लाल को हरा, हरे को गुलाबी, गुलाबी को भूरा, भूरे को बैंगनी कहा जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल वाहन को रोकने के लिए किस रंग का उपयोग करेगी। आपको ध्यान रखना है कि लाल शब्द जो है वो ट्रैफिक को रोकने के लिए किया जाता है, और लाल को यहाँ पे हरा कहा गया है, तो हरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, ये भी थोड़ा सा को कहेंगे कि क्योंकि इसमें एंगल का काम किया गया है, वही सेम क्वेश्चन ही था। मान लीजिए ये हमारा ऊपर क्या होता है, ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है और इधर पूरब होता है। अब ये वाला हमारा एरिया क्या हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये हमारा उत्तर पूर्व हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, इस तरीके से रेलवे जोन भी बांटे गए हैं। और ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ते हैं तो 90 डिग्री यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है, 90 डिग्री से ठीक उत्तर हो जाएगा। अब इसका 90 डिग्री ठीक पूरब हो जाएगा, अब इसका 90 डिग्री ठीक दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मुड़ते हैं। ये टोटल जो एंगल होता है ये 180 का होता है। और ये टोटल अगर यहाँ पे हम जोड़ दें तो 180 इधर का भी होगा, 360 हो जाएगा। ये एक तरफ का 90 होता है, दूसरी तरफ का 90 होता है, नहीं 180 होता है, और नीचे का भी 180 होता है। इस तरीके से ये सवाल जो है बेस है, उसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं, आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, अब देखिए कूट भाषा में मेनली आपको ढूंढना होता है कि किसके लिए यहाँ पे पूछा गया है। तो वर्ड और स्टेडियम, स्टेडियम देखिए यहाँ पे दिया गया है, स्टेडियम के लिए यहाँ पे निक दिया गया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं स्टेडियम और नहीं है। चलिए, तो ये इजी क्वेश्चन में आ गया, क्योंकि स्टेडियम सिर्फ एक ही दिया गया है। जब यहाँ पे स्टेडियम 2 दिए जाते हैं और 2 कूट भाषा दी जाती है तब कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया एक ही है। वर्ड के लिए गीक शब्द का उपयोग किया गया है, गीक प्लस निक। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन जो है निक कहाँ पे है, तो हमारा गिफ्ट शब्द हमारा उपयोग किया गया था। देखिए वर्ड के लिए गीक शब्द का प्रयोग किया गया है, सेकंड वाले में गीक आना चाहिए, तो गीक केवल एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला हमारा जो है ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछा गया है। प्रीति अपने पति से एक व्यक्ति को मिलवाती है और कहती है कि वह मेरी माँ। चलिए ठीक, इसको देखते हैं। यहाँ पे प्रीति हो गई, प्रीति की मदर, जैसा बताता है वैसे बोलते जाइए। प्रीति की माँ की माँ, यानी इसकी ग्रैंड मदर हो जाएगी, ये माँ। प्रीति की माँ के पति, इसके हस्बैंड, यानी इसके दादाजी हो गए। ध्यान रखिएगा, का एकमात्र पुत्र होगा, एकमात्र पुत्र होगा, यानी पुत्र हुआ। अगर ये पुत्र है तो ये इसकी बहन हो जाएगी, क्योंकि ये इसके माता पिता हैं और माता पिता हैं। और ये इस लड़की यानी प्रीति की माँ जो है, ये पुत्र जो है इसका मामा लगेगा। अब आपसे पूछा क्या गया है कि प्रीति उस आदमी से, प्रीति उस आदमी से, ना कि वो आदमी इस प्रीति से, प्रीति उस आदमी से किस तरीके से संबंधित है। तो जो प्रीति होगी वो उसकी कौन लगेगी, भांजी या भतीजी लगेगी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हमारा पूछा गया है कि व्यनारिक आपसे दिया गया है, तो व्यनारिक आपसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि ए को मीठा पसंद है, चलिए ठीक है, बी को ब्रेड पसंद है, ठीक है, सी को अंडा पसंद है, चलिए ठीक है, दी गई सभी खानों की सामग्री किसे पसंद है। यानी ऐसा कौन सा यहाँ पे गोला है जिसको सभी पसंद है, ब्रेड भी पसंद है और
अंडा भी पसंद है। तो दोनों किस में मिल रहा है, सी जो है दोनों में मिल रहा है, बी में मिल रहा है और ए में मिल रहा है। तो केवल सी आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है, केवल सी, क्योंकि आपस में और कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है। लास्ट में आपसे ये पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें आपको मेनली मैं कहता हूँ कि लास्ट वाले क्वेश्चन में जो है लास्ट से आप देखिए कि लास्ट वाला जो है ऑप्शन क्या दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि कितने व्यक्ति के से छोटे हैं। अब यहाँ पे आपको मेनली आपको बनाना है, पहले आपको देखना है क्या, ई केवल एल से लंबा है, ई केवल एल से लंबा है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, जो ई है, यानी ई केवल लंबा किससे है, एल से, यानी इससे लंबा कौन है, ई है। चलिए ठीक। केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, उसको ध्यान रखते हैं। के डी से छोटा है, के जो है वो डी से छोटा है, के जो होगा वो बड़ा होगा और डी उससे छोटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, दो रिलेशन हमारे बन गए। तीसरा हमारा क्या पूछा गया है कि लेकिन एम से लंबा है, के डी से छोटा है लेकिन एम से लंबा है, लेकिन एम से लंबा है कितने व्यक्ति, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत हो गया है। ठीक है, और आपस में क्योंकि सी से केवल एक ही व्यक्ति बड़ा है तो उसको यहाँ पे हम रख लेंगे। अब आपसे पूछा गया के से कितने छोटे व्यक्ति हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दो ही ऑप्शन, इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि मेनली आपको क्वेश्चन जो है बनता इसी तरीके से है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग गलत है। ठीक है। अगला हमारा है 48 नंबर। हमारा 48 नंबर हमारा क्या है, देखिए अब यहाँ पे आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि रिलेशन आप बताइए। ठीक है, यहाँ पे 12 है माइनस, इन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। अब देखिए बदलने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 7 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे हमको भाग वाला बदलना है, यानी पहले और दूसरे ऑप्शन तो खत्म। अब यहाँ पे तीसरा और चौथा में, तीसरे और चौथे में हम यहाँ पे एक कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि इक्वेशन बहुत छोटा सा है, तो बड़ा जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो हम यहाँ पे चौथा या तीसरा रख लेते हैं कोई भी, तो 12। अब यहाँ पे इसमें भी देख लीजिएगा, पहले स्थान पे अगर हम 12 को गुणे से और भाग को या माइनस से करें, देखिए गुणा क्या है, 3 8 24। अगर यहाँ पे 3 का भी भाग यहाँ पे जो है 8 में नहीं जाएगा तो ये ऑप्शन चौथा भी नहीं हो जाएगा, नहीं तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बदल के देख भी लेते हैं एक बार। 12 है माइनस 4 है प्लस, देखिए 12 है भागे 4 कर देंगे, माइनस की जगह पे भागे 4 कर देंगे, प्लस 8 है जाएगा, होएगा प्लस 3 गुणे 3 और क्योंकि भाग की जगह माइनस कर दिया तो माइनस 20 है। देखिए 4 तिहाई 12, 8 3 11, अब 11 हो जाएगा, 11 तिहाई, माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस 8 3 24 हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड मास के हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो बोर्ड मास के माध्यम से हम यहाँ पे देखे जाए तो पहले हम ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर बोर्ड मास। ठीक है, फिर मल्टी BOD MAS। ठीक है, लास्ट में सब्ट्रैक्ट होता है, इसके बाद एडिशन होता है, उससे पहले जो है मल्टीप्लिकेशन और सबसे पहले डिवीजन, इसके बाद ऑफ फिर ब्रैकेट। यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से देखेंगे। -7, तो 24 3 27 -7 बराबर 20, यानी 20 बराबर 20। इस तरीके से जो है इक्वेशन ये सॉल्व सही होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपसे पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं और ये हमारा 50 क्वेश्चन जो हमारा पूरा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बड़े आसानी से प्रश्न होते हैं क्योंकि ये सेशन काफी लंबा हो रहा है। 50 प्रश्न हमने कर लिए जो कि आपको करने होते हैं, लेकिन इसमें टोटल जो है 75 प्रश्न है, उसको हम यहाँ पे हम देखेंगे। अगले कक्षा आने वाले कक्षाओं में हम यहाँ पे कोशिश करेंगे 75 पूरा करें, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ 50 किया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।